आपका मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट विशेष और बजट 2024-25 को लेकर हम बात करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है, आप और बजट के बीच में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारी के बाद अब बात आती है कि आपको मिलेगा क्या। जीएसटी के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सबसे बड़ी नज़र होती थी कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, वो तो अब दूर हो गया। लेकिन सड़कें हैं, जो परियोजनाएं आपकी चल रही हैं अटकी हुई हैं बजट की वजह से, उनमें क्या मिलेगा। आपके यहाँ पे थाने, कचहरी, चौकियाँ, हॉस्पिटल्स, जिसे हम एक हिस्सा कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी क्या स्थिति होगी। तो चले आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक बीएल सोनी साहब हैं, जो पूरी कानून व्यवस्था और क्या होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक अहम हिस्सा होता है आपके निवेश के लिए। अगर माहौल अच्छा होता है तो हर कोई आना चाहता है, और लगता है कि नहीं, या तो सुकून नहीं है तो कोई नहीं आना चाहेगा। तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। बजट विश्लेषक और विशेषज्ञ जीडी व्यास साहब हमारे साथ में हैं। काफ़ी इन्होंने बजट तैयार करवाए, इनसे हम जानेंगे कि बजट में इस बार क्या हो सकता है। हमारे साथ अभी अपरा कुच्छल जी जुड़ रही हैं। सोनी साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। क्या लगता आपको कि हर गवर्नमेंट कोई भी होती है और कानून व्यवस्था को लेकर कभी भी उंगली उठाई जाती है, कभी भी कहा जाता है जो अपोजिशन की पार्टी होती, कोई भी पार्टी हो, जैसे होता है महिला से जुड़े अपराध हों, कानून व्यवस्था को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो वाकई बिगड़ी हुई रहती है या फिर हमें कुछ करना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट हो, जो अमला होता है सरकारी पुलिस से जुड़ा हुआ, वो देखता रहता है कि गाड़ियाँ नहीं है, वेपन्स नहीं है, या हमारे पास में जिस संसाधन होने चाहिए वो नहीं है, उसकी कहीं कमी है या है तो हम उपयोग नहीं कर पा रहे। देखिए, राज्य में आम जन के जान माल और इज्जत की सुरक्षा का जो मुख्य काम है वो गृह विभाग का है, पुलिस विभाग का है। तो ये जरूरी है कि सरकार पुलिस विभाग को न केवल समय पर संसाधन उपलब्ध कराए, बल्कि उनकी मॉनिटरिंग और मोटिवेशन के लिए जो पूरा सिस्टम बने वो इस तरह से बने कि हर अधिकारी और हर कर्मचारी अपना सबसे बेस्ट है वो दे, और जनता के प्रति, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पीपल्स ओरिएंटेशन, जो भी हमारी व्यवस्था है वो जनता के प्रति जवाबदेह हो। ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, थाने में हमको ढंग से ट्रीट नहीं किया गया। तो थाने को जो बेसिक यूनिट है पुलिस की, और प्लाटून को जो बेसिक यूनिट है रिजर्व पुलिस की, उनको बहुत सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो प्रशासन की प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जैसे मैं बहुत थोड़ी कुछ प्राथमिकताएं हैं जिनको मैं उल्लेख करना चाहूँगा। महिला एवं बाल सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो उसमें चाहिए कि वहाँ जो स्टाफ लगा हुआ हो वो संवेदनशील लगा हुआ हो, उनकी मोबिलिटी पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर कोई घटना हो गई और जितनी देरी से अगर कोई व्यक्ति पहुँचेगा तो वहाँ और नुकसान हो सकता है। तो ज़रूरी है कि मोबिलिटी हो, और ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान देने, क्योंकि महिला और बाल सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि ज़्यादातर आरोप ये लगता है कि हमारे जवान, हमारे अधिकारी उतनी संवेदनशीलता से उसको टैकल नहीं करते। इसी तरह से साइबर क्राइम हमारी दूसरी प्राथमिकता है। हर व्यक्ति आज गांव में बैठा हुआ है, शहर में बैठा हुआ है, वो कहीं न कहीं किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा है। उसके मोबाइल से कुछ ना कोई चीज़ दूर हो जाती है, किसी के बैंक अकाउंट से हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम इसमें कुछ एक्सपर्ट्स को यूज़ करें। होता यह है कि पुलिस में कोई भी नई चीज़ आती है तो वही हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को ही वो जिम्मेदारी दे दी जाती है, वो करते हैं। लेकिन ये इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें कि जो विशेषज्ञ हैं, जो कि इस विषय में आगे तक डेप्थ में जाकर के जानकारी रखते हैं, उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत है। एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि साइबर थानों के नाम पे, साइबर यूनिट्स के नाम पर कुछ बना दिए गए हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनके पास वो साधन नहीं है, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है जो बेंगलोर पुलिस के पास है, या जो दिल्ली पुलिस के पास है, या जो मुंबई पुलिस के पास है। तो उनको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, उनको एक्सपर्ट्स देने की ज़रूरत है, एक अच्छी साइबर लैब बनाने की ज़रूरत है जो कि
हर थाने में जहां भी कोई दिक्कत हो तो उस साइबर लैब से सलाह कर सके। देन नशे की प्रवृत्ति बहुत बड़ी हमारी प्राथमिकता है। हमारे युवा इतने ज़्यादा नशे में लिप्त हो रहे हैं, चाहे वो स्मैक का नशा कह लीजिए, चरस का नशा कह लीजिए, या एमडीएम की गोलियों का नशा कह लीजिए। तो ये बहुत एक हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि एंटी नार्कोटिक ब्यूरो टाइप का एक संगठन बनाए और उसको बहुत सुदृढ़ करे, और उसको जो भारत सरकार का नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ उसका समन्वय हो, और वो इस तरह से कार्रवाई करे कि एक तरफ तो नशे की सप्लाई बंद हो, दूसरी तरफ नशे की डिमांड बंद हो, और डी एडिक्शन पर भी काम किया जाए। देन जो हमारी सामान्य पुलिस की मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरत है। कई बार एक समय एक थाने में 2 कॉल्स आ जाते हैं, तो एक गाड़ी अगर कहीं गई हुई है तो दूसरा कॉल आ गया तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो आज जरूरी है कि हर थाने पे कम से कम 2 गाड़ियां हो। कुछ मोटरसाइकिल्स और बढ़ाई जा सकती है जिससे कि मोटरसाइकिल पे एक तुरंत से टीम चली जाए और वो जाकर के उसको देख सके। जो कम्युनिकेशन के साधन है हमारे पास, हालांकि आजकल मोबाइल हो गए और मोबाइल से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम पे आती है उसकी एनालिसिस प्रॉपर करने की और उस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि एक साथ कहीं से जो भी हमारे पास समस्याएं आ रही है उनका। आपको लगता है कि जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं अभी नफरी पूरी नहीं है, और एक 33% आरक्षण की डिमांड मैं सुन रहा हूं कि महिलाओं को पुलिस में मिलनी चाहिए, 30 से 33 की जाए, इसका कोई लगता है क्या आवश्यकता है इसकी? बिल्कुल, नफरी एक महत्वपूर्ण बात है, और लेकिन इसमें यह देखने की जरूरत है कि हम जिनको सेलेक्ट करें वो ऐसा मटेरियल सेलेक्ट हो, ऐसे व्यक्ति सेलेक्ट हो जिनका कि जन समस्या निवारण में रुचि हो। आज हम क्या कर रहे हैं कि एक फिजिकल सा प्रोसेस हो गया है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जिसको जॉब की जरूरत है वो एग्जाम देता है, पास होता है, और बिना किसी उसकी एनालिसिस के हम उसको ले लेते हैं। उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारा एक ऐसा विभाग है जिसमें कि हमको लोगों की समस्याओं को डील करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके और उनको सेलेक्ट करने की जरूरत है। मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि अभी कुछ समय तक हमें नई चौकियां, नए थाने, नए यूनिट, नए जिले नहीं बनाने चाहिए। जो हैं उनको सुदृढ़ करना चाहिए, क्योंकि मोबिलिटी के साधन ज़्यादा हो गए हैं। पहले सड़कें अच्छी नहीं थी, अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो हर जगह से लोग जुड़ गए हैं। तो अगर उनकी थाना चौकी अगर 10-15 किलोमीटर दूर है तो आराम से आदमी पहुंच सकता है। जी, एक विषय और मैं उठाना चाहूंगा कि प्रशिक्षण हमारा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि सबसे कम खर्चे में हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। और जब नए कानून बन गए हैं, अभी हमारी पार्लियामेंट ने नए कानून पास किए हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी देखते हुए और ज़्यादा लोगों को पीपल्स ओरिएंटेशन की तरफ ट्रेन करने के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग पे जोर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ CLG या फिर सखी योजना है आप लोगों के वक्त जो आई, ये मुझे लगता है कि शायद इसका मकसद भी ये था कि पुलिस के बीच, जनता के बीच जो छवि है वो इस तरह से रहे कि पुलिस आपके लिए थोपी नहीं गई है, आपकी मदद के लिए है, आपकी दोस्त है, और सामाजिक कॉन्सेप्ट भी इसका यही है, तो उससे आगे बढ़ा जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं व्यास साहब का रुख करना चाहूँगा। व्यास साहब, कभी भी कोई भी पार्टी होती है, गवर्नमेंट में आती है, उससे पहले बहुत सारे राजनीतिक एजेंडे होते हैं। वो जब एजेंडे आते हैं, जनता अपना मताधिकार का प्रयोग है उसी तरह से डाइवर्ट करती है, यानी कि एक उम्मीद करके देखती है। अभी आपको लगता है कि उम्मीदें काफ़ी हैं लोगों को, और पूर्ववर्ती अगर सरकार की बात करें तो उनका तो दावा था कि हम वेलफेयर स्कीम्स में खर्च कर रहे हैं पैसा, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, जब अपोजिशन में थी तो उसे रेवड़ियाँ बताती थी। अभी बजट पे, क्योंकि स्कीम्स तो अभी बंद नहीं हुई, चाहे वो बिजली की 100 यूनिट की हो, चिरंजीव योजना हो, आयुष्मान भारत योजना चल रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना शायद हो सकता है उसको शिफ्ट कर भी दें। अभी जब अंतरिम बजट था उसमें इसका अनाउंसमेंट भी हुआ था। तो कुछ योजनाओं को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, कुछ में सुधार की गुंजाइश है, या फिर क्या लगता है आपको कि सख्त फैसले करके और फ्री बीज स्कीम्स हैं उन्हें बंद करनी चाहिए? योगेंद्र जी, मैं एक निवेदन बहुत स्पष्टतया करना चाहूँगा कि
समस्याओं का डिंडोरा पीटने की बजाय यदि समस्याओं के समाधान को खोजा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि बजट किसी पार्टी का नहीं होता, बजट सरकार का होता है, जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लोकतंत्र में एक पार्टी का आना और एक पार्टी का चले जाना एक सामान्य सी घटना है। इसलिए कोई भी सरकार ये कहे कि मैं पुराने के नाम बदल देती हूँ, जो हमेशा बदलते आए, कोई सरकार ये कहे कि नहीं इसमें मैं ये संशोधन करती हूँ कि जो करना आवश्यक है करा जाना चाहिए। लेकिन पहली बात तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ बातों को समझ लें कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसका 60% भाग रेगिस्तान, जो थार का रेगिस्तान है, से घिरा हुआ है। राजस्थान के 75% जनसंख्या गांव में रहती है, लगभग 24.89% जनसंख्या शहरों में रहती है। यानी 40% भूभाग ऐसा है जिसमें खेती भी हो सकती है, जिसमें सीमेंट के कंक्रीट जंगल भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें दुनिया भर की बातें हो सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां की जनता अभाव में जीना ही नहीं जानती, उसमें संभावनाएं खोजती भी है। खेती करने वाला आदमी मुट्ठी भर बाजरा फेंकता है और वो बाजरा उगा देता है। ये राजस्थान के लोगों की विशेषता है। और आज जब श्रीधन पूरी दुनिया में तेजी से चलने लगा है, स्वास्थ्य के लिए जब श्रीधन हमारे लिए बाजरा, हमारे लिए और चीजें बहुत आवश्यक हो गई है, तो राजस्थान का प्रदेश निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान इसलिए दे सकता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू इसलिए ला सकता है कि ये चीजें राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होती है। सरकार को इन पर जोर देना चाहिए। दूसरी चीज कि पानी चाहिए सरकार को, जनता को, किसान को। और पानी जब चाहिए तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो पार्वती, काली सिंध, चंबल को जोड़ करके बनाया गया है, जिसपे सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है, इस पे तेजी से काम करना चाहिए। 13 जिले राजस्थान के, जिसमें जयपुर से होता अजमेर तक जाएगा, जिसकी योजना यह है कि पहले रिचार्ज किए जाएंगे कुओं को, तालाबों को, और फिर इरिगेशन का पानी और उसके बाद पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि ये योजना सफल होती, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ बजट रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग भी है, इलेक्शन में बड़ा एजेंडा भी रहा, और ERCP और दूसरी जो योजनाएं हैं खासकर पानी के लिए, देखिए पानी डिमांड है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कितना घन लीटर पानी हम लोग दोहन करते हैं, और जो बचा हुआ पानी हो किस स्थिति में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इंद्र का खजाना तो खुला रहता है, लेकिन हम लोग उसे संजो के नहीं रखते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की बात तो की जाती है, लेकिन कितनी जगह पे होता है, सरकारी दफ्तरों में नहीं होता है। तो कुछ इस पे गौर करना चाहिए। हमारे पास में देखिए एनर्जी का स्टोर है, उसके लिए आपको लगता है कि निवेश के साथ साथ कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, पानी के लिए बनाई जानी चाहिए, ताकि हम निर्भर बन सकें। अभी एनक्रोचमेंट इस तरह का होता है कि जिस रूट से पानी आता है वहाँ अतिक्रमण कर दिए जाते हैं। तो यहाँ कुछ सरकार को सख्त फैसला लेना चाहिए, किसी की खुशी और नाराज़गी की परवाह नहीं करनी चाहिए, या कुछ इसमें कोई अभियान के लिए इसमें कोई बजट रखे, या फिर कुछ योजना बना करके कि इसके बीच जो भी चीज़ें आएंगी उसके लिए घोषणा की जा सके, कि हम अलग से सेल बनाने की घोषणा करते हैं। जैसे सोनी साहब ने बताया, बहुत ही ज़रूरत है समय के साथ में एक नारकोटिक्स का विभाग होना चाहिए। रोज़ाना एवरेज करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, जिसमें लिकर भी है। तो ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है, तो पकड़ा जाता है, उस दिन पकड़ा जाता है। चर्चाएं आम हैं कि स्कूलों के पास में पुड़ियाँ बिकती हैं, बच्चे गांजा पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। तो एक बहुत चिंता की बात है। तो इसके लिए जैसे यूनिट है, तो उसी तरह से पानी के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए सिद्धांततः सहमति नहीं हुई है, अपितु बजट प्रोविजन भी किया गया है, किया जाएगा, कल भी किया जाएगा। एक बात साफ है कि चूंकि सेंट्रल का बजट नहीं आया है, इसलिए एक्चुअल देखिए बजट को दो दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक जो हमारे रिसोर्सेज से बजट बनाया जाता है, एक
जिसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हमें, यानी पैसा केंद्र का, योजना केंद्र की हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए कितना पैसा उपलब्ध होना है ये एक अलग बात है, जो केंद्र का बजट आने के बाद आएगा। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है कि जुलाई तक हमारे पास समय था, जब हम वोट ऑफ अकाउंट्स लेकर के आए थे। हम दोबारा वोट ऑफ अकाउंट्स लाएंगे, समय लग जाएगा, इसलिए बजट लेकर के आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इसमें निश्चित रूप से इन योजनाओं के लिए प्रोविजन कर दिए जाएंगे, किए भी जाएंगे। कल आप इसको देखेंगे भी कि उसमें प्रोविजन किए गए हैं। और जब प्रोविजन कर दिए जाएंगे तो जब सेंट्रल का पैसा आएगा वो उसमें रीअप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा। सवाल फिर इतना सा आता है जो सर ने यहाँ पर निवेदन करा कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। हम समस्या को नहीं बात करें, हम हमारी जनता से सीखें कि भले कितना पसीना, कितनी चिंताएं हों। अभी बहुत लंबी बहस की जा सकती है हमारी क्या कमी है राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान का आम आदमी अपनी संस्कृति से प्रभावित होकर के वन को रोकने के लिए, हमारी एक लड़की चेपो आंदोलन की जनक बन जाती है जब वो पेड़ के लिपट जाती है राजा के खिलाफ। तो इससे हमारी सरकार को भी सीखना चाहिए। हम चाहते हैं, हमारी जनता चाहती है सरकार सीखे इन चीजों को। और एक बहुत मोटी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये मैंने कहा 60% थार का रेगिस्तान है, पर एक बात अब भूल जाते हैं, इसी रेगिस्तान के दोहन से नेचुरल गैस मिल सकती है, मिली है। इसी के दोहन से पेट्रोल मिल सकता है, मिला है। सर मेरी बात से एग्री करेंगे कि सोलर एनर्जी हमारे पास 226 दिन तक वेस्टर्न राजस्थान में सूरज दिखाई देता है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। आप काहे को हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, काहे को आप कोल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी मशीनरी लगाएंगे, एटॉमिक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मशीनरी लगाएंगे, उसके को ठीक करने के लिए पैसा चाहिए, रोज कोयला चाहिए। अरे सूरज ने आपको इतना कुछ दिया है, उसमें 25 साल तक रुपया नहीं लगाना आपको। क्या छोटे मोटे कोई तूफान आ गया, कोई बंदर कूद गया, कोई टूट फूट हो गई, इतना सा काम करना है। तो सोलर और वाइंड दोनों को मिला करके आप सरप्लस स्टेट हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। अजय जी आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है और पेरेंट्स भी इस बात को मान के चलते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, और सरकार भी अवसर बोलने लगी, नौकरी नहीं बोलती, अब कहती है अवसर। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर ही है, और प्राइवेट सेक्टर में खासकर एमएसएमई। तो क्या लगता है, यूँ तो देखिए अभी क्योंकि अब हम बात सस्ती और महंगे की तो करते ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद में ये तो सब बेतुकी चर्चा है। लेकिन क्या क्या जाना चाहिए? सिंगल विंडो आपके पास में है, निवेश के लिए हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, उनका कहना भी यही है कि हम रोड शो कर रहे हैं, लोगों को लुभा करके लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वाकई व्यापारी क्या देख करके चलते हैं? और कुछ मिल पा रहा है कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ अनुकूल माहौल है, या माहौल में कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो उसे बजट में दिखाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ एमएसएमई के लिए पॉलिसीज हर बार बनाई जाती है, हर बजट में उसके लिए एक प्रावधान किया जाता है, चाहे वो अपन स्टेट के अंदर करें चाहे सेंटर के अंदर करें। बट जैसे अभी बताया सिंगल विंडो सिस्टम ये कई समय से है, पर सिंगल विंडो सिस्टम में होने के बाद में भी जो उसकी खामियां हैं, जो भी अपन कह सकते हैं सरकार की तरफ से है या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से है, कोई भी यहाँ पे जब अपना लगाने के लिए, अपना कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए आता है, तो ना तो सबसे पहले उसको कोई कमर्शियल लैंड मिलती है, जब उसको कन्वर्जन कराना पड़ता है तो कन्वर्जन कराने के लिए तकलीफ मिलती है। जिस जगह वो इंडस्ट्री लगाता है वहाँ पे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रोड की सुविधा वो उस जगह पर उसको अवेलेबल नहीं होती है। फिर उसके बाद में जो अपन कहते हैं कि अगर अपन आज एमएसएमई यूनिट लगाता है, अगर वो रोजगार का सृजन करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिल सकती है, लोन मिल सकता है। वो जो लोन मिलने वाली जो भी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसके पास पे इतनी सारी बाइंडिंग्स लगाती हैं कि वो उसके पास अगर इतनी हो तो वो बड़ी इंडस्ट्री खुद के पैसे से लगा लेगा, तो वो उनको वहाँ पे वो लोन नहीं मिल पाता। आज से 5-7 साल पहले तक सरकार जब करती थी एमएसएमई यूनिट्स को कुछ कहीं ना कहीं 2% 5% सब्सिडी दिया करती थी कि अगर जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर लोनमैन की सब्सिडी है, वो भी बंद हो चुकी है। अब वो सब्सिडी भी नहीं है, सब्सिडी के नाम पे सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। तो डे बाई डे जिसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ रोजगार सृजन होता है एमएसएमई यूनिट्स पूरे राजस्थान के अंदर, अपन कहें चाहे अपन वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, छोटी छोटी यूनिट्स बहुत सारी लगती हैं जहाँ पे वो खुद भी अपना बिजनेस करती हैं और साथ साथ में नए रोजगार का सृजन भी करती हैं।
ऐसी यूनिट्स है जहाँ 10 जनों से लेकर के 100 जनों तक काम करने वाले सैकड़ों यूनिट्स थी, हजारों यूनिट्स थी, और डे बाई डे धीरे धीरे वो दम तोड़ती जा रही है। उसका रीजन जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक ही चीज़ है, सरलीकरण नहीं है। उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती है। उनको रॉ मटेरियल के लिए आज की तारीख में अगर देखें तो वो आना उनका इतना महंगा पड़ता है, फिर उसके बाद में उनका जो तैयार मटेरियल होता है उसको भेजने में उनके पेट्रोल डीजल और जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत होती है वो इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वो बड़ी इंडस्ट्री के सामने कहीं पे भी वो कम्पीट कर ही नहीं पाते। तो ये उम्मीद है कि जैसे अभी बजट बन रहा है तो ये स्टेट को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसके यहाँ हर स्टेट में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, उसके परिस्थिति के अनुसार वो क्या सुविधा वहाँ दे सकती है। अगर वो देगी तो ये यूनिट से रहेंगे और आगे नए रोजगार का सृजन जरूर से जरूर होगा। जी, एक जब भी मैं देखता हूं कि बिजली कट होती है, बिजली का लोड पड़ रहा है, तो पावर कट कर दी किसकी? इंडस्ट्री की। जिनको अभी यहाँ पे देखिए, रिको हो चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, मैं अक्सर व्यापारियों को देखता हूं कि जो सहयोग करने के लिए, हमारे माई बाप यही हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही आती है। सिंगल विंडो नाम है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसका नाम अगर हर्डल विंडो रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हर बार आप लोगों के साथ में पूर्ववर्ती सरकार हो, मैं जो देख पा रहा हूँ भैरव सिंह जी के टाइम से लेकर के अब तक, हालांकि वसुंधरा जी के टाइम पे सिंगल विंडो की चर्चाएं ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद में चर्चाएं चलती चली। अभी तक मैं किसी व्यापारी को ये कहते हुए नहीं सुना कि एक ही छत के नीचे जो दावे किए जाते हैं बहुत मधुर भाषा के अंदर सदन में बात की जाती है कि व्यापारी से खुश होंगे, तो वहाँ सदस्य बैठे तो ताली भी बजाते हैं। पूरी बात समझ में बैठे नहीं बैठे, लेकिन ताली जरूर बजाते हैं कि अच्छा ये कह दिया, इससे बिल्कुल व्यापारियों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब होता क्या है कि मैं किसी को भी देखता हूँ, उद्योग भवन मेरे सामने ही है, वहाँ से परेशान होते हुए लोग आते हैं। तो ऐसा क्यों, कभी आप लोग जब प्री टॉक्स होती है बजट की, कभी अवगत कराते हैं? बिल्कुल अवगत कराते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल पाता? ऐसा कभी भी नहीं है। सरकार हमसे मांगती है और हम बाकायदा वहाँ पे अपना प्रस्तुति भी देते हैं, रिटर्न में भी देते हैं, और जो जो हर्डल्स आती हैं वो हर्डल्स एक बार नहीं 2 बार, हर बार हर सरकार को दी जाती है, और उसके ऊपर वो कहते हैं कि पूरे गौर किया जाएगा। और कई बार ऐसी बात नहीं है, उनको सदन में पटल पे जैसे आपने बताया लिया भी जाता है, पर वो एक्चुअल अमली जामा नहीं पहना। जो सरलीकरण अपन कह सकते हैं कि वो सरलीकरण नहीं है। आज यहाँ पे यूनिट वो लगाता है, वो अपनी वहाँ पे करना चाहता है, तो कमर्शियल रेट बिजली की, पानी की, आज की तारीख में छोटी सी यूनिट के अंदर महीने का 6000 का तो पानी का बिल आता है। आप अगर देखें पहली बात, और वही पानी मिल जाए उसको वहाँ पे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मिल जाता है तो इतना बिल आता है, तो वो बिलों के अंदर पूर्ति होते होते वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर जैसे अभी आपने बताया कि सरकार के सामने प्रक्रिया कि ये चीज़ें कि हमारे को सुविधा है, यहाँ पे हमारे को चाहिए ऐसी चीज़ें, सरकार कह तो देती है कागज़ के ऊपर कभी भी, पर कभी भी एक्चुअल के अंदर वो अमली जामा नहीं पहनता। और वही कारण है कि आज धीरे धीरे एमएसएमई यूनिट्स अपने दम तोड़ती जा रही हैं, और जो नए सृजन होने चाहिए आज की तारीख में नए, वो स्टार्टअप के नाम पे बड़ी यूनिट्स तो लग सकती हैं, पर छोटी यूनिट्स नहीं लग सकती। छोटी यूनिट्स डे बाई डे अपने अस्तित्व खोती जा रही हैं, और इसके लिए जरूरी है, जैसे अपन लोग करते हैं बाहर से आने के लिए इन्वेस्टर समिट भी करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर समिट में देखोगे तो हजारों करोड़ के एमओयूज होते हैं, पर अगर उनमें से अगर आप देखें तो मुझे लगता नहीं कि 10% भी एक्चुअल के अंदर उनमें से कभी आए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे करती है कि सरकार की मनस्थिति जो कहने में और एक्चुअल होने में, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अभी भी एक समय है कि अगर नहीं ध्यान दिया तो जो कह रहे हैं रोजगार, अगर गवर्नमेंट के पास, इसीलिए गवर्नमेंट के पास रोजगार के लिए ज़्यादातर भागते हैं लोग बाग, अगर खुद का बिजनेस सृजन कर सकेंगे, दूसरों को नौकरी दे सकेंगे, दूसरों को काम दे सकेंगे, तो राजस्थान वापस से बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास में एनर्जी के लिए रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे व्यास साहब ने भी कहा कि एनर्जी के लिए अपने पास में भंडार है, पॉलिसी भी बनाई गई है, लेकिन वही बात है कि धरातल पे चीज़ें उतरनी चाहिए। चलिए मैं सोनी साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने चर्चा भी की। देखिए आजकल होता क्या है कि कोई भी ऑर्डर निकलता है या बजट में अनाउंसमेंट होता है तो वाहवाही कैसे मिल सकती है, पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, और कोई एक पार्टी नहीं, सभी करते हैं और उसका क्रेडिट लेना भी चाहते हैं। पुलिस में एक लंबे समय से मांग उठ रही है कि वीक ऑफ होना चाहिए, कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस हो और जनरल जो पुलिसिंग होती है उसके लिए अलग। क्या ये संभव है और इसमें कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल ये संभव है, वीकली ऑफ संभव है। उसमें यही करना पड़ेगा कि जो टास्किंग है, जो हमारे स्टाफ को टास्किंग है, उसमें और ज़्यादा विश्लेषणात्मक तरीके से करके वरिष्ठ स्तर पर, और वो देखना होगा कि हम कुछ इमरजेंसीज के टाइम पे, जब 15 अगस्त 26 जनवरी हो, कोई वीआईपी विजिट हो, उनके अलावा उनको एक दिन का ऑफ दिया जा सकता है अगर हम उसको सही से प्लान करें। तो बेसिक बात यह है कि हमें जो हमारी पूरी जितनी भी फोर्स है
उसको जो सरकार का मैंडेट है कि वो सेंसिटिव होने चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए और जनता के साथ एक अच्छे मित्रवत व्यवहार में होने चाहिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए जरूरी है कि हम उनकी ट्रेनिंग, उनकी मॉनिटरिंग और उनकी मोटिवेशन, उनका सिस्टम इस तरह से बनाएं कि हर व्यक्ति तक, जो लास्ट आदमी है, उसको भी सरकार की क्या मैंडेट है, सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार की क्या एक तरह से मनसा है, वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। एक छोटी सी चीज जिसको मैं और डालना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण एक पक्ष है और एंटी करप्शन ब्यूरो को अच्छे से काम करने के लिए जरूरी है कि उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाए और आम जन किसी भी भ्रष्ट आचरण की, किसी भ्रष्ट घटना की आराम से सरल तरीके से सूचना दे सके। इसका सूचना तंत्र, इसका जो हेल्पलाइन है, इसको इतना अच्छा विकसित करना चाहिए। आजकल सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे कि आम व्यक्ति कहीं गांव में बैठा हुआ है, कहीं शहर में बैठा हुआ है, उससे अगर कोई रिश्वत की मांग की जाए या जो कहीं भ्रष्टाचार को कहीं देखे तो वो उसकी शिकायत आराम से कर सके। अभी शायद रिवॉल्विंग फंड आपके 2.5 करोड़ रुपए है, आपके टाइम से शुरू हुआ ये। हाँ, 1 करोड़ का शुरू हुआ था और उसमें कहीं कहीं थोड़ी हर्डल आती है, लेकिन सरकार को इसमें बड़ा दिल रखना चाहिए। ये पैसा वो है जो वापस सरकार के खाते में आ जाएगा जब कोर्ट से छूटेगा। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है, फरियादी के पैसे अटक जाते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया तक अगर वो वेट करेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो उसको सरकार के उस फंड में से दे दिया जाए और जब कोर्ट रिलीज करे उसको सरकार के फंड में वापस जमा कर लिया जाए। होमगार्ड्स की और जेल कर्मियों की भी तरफ सुध लेने की जरूरत है। जेल में मैं कुछ समय जेल का डीजी रहा हूं, वहां सबसे टफ काम होता है उन्हीं कैदियों के बीच में रहना, और वो खुद ऐसा लगता है कैदी की तरह काम कर रहे हैं। तो जो जेल के अंदर का स्टाफ है, उनके मोटिवेशन को देखना बहुत जरूरी है। उनका काम कहीं पर भी किसी पुलिस कांस्टेबल से या होमगार्ड से कम नहीं है, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है, उनको देखे जाने की जरूरत है। जेलों में और ज्यादा रोजगार सृजन की जरूरत है, जिससे कि जेलों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको अगर हम कुछ मीनिंगफुल काम में लगा दें तो वहां पर जो एक हताशा का और निराशा का माहौल है उसमें कुछ परिवर्तन हो सके और जो वो बाहर निकलें तो समाज में एक अच्छे प्राणी होकर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कंटिन्यू रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।